अगर आप चाहते हैं कि एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में इकोनॉमिक्स का हमारा एक क्वेश्चन हमारा जो बिल्कुल 100% सही हो, तो आपको ये वीडियो बहुत जरूरी है कि देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने टेस्ट लगा लिया, मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ में कि इकोनॉमी का नेशनल इनकम से जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है कि अवेयरनेस का टॉपिक है कि हर एक भारतीय नागरिक को अवेयर होना चाहिए इस टॉपिक से, इसलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें और ये टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। टेस्ट दोस्तों आप तभी लगा पाएंगे जब आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा नेशनल इनकम के बारे में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज फ्रेंड्स, पहले वो आप कंसेप्चुअली पहले समझ लीजिए, वो लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि हम ट्रिक से उसको याद कर लेंगे, वो लेक्चर जनरली हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको कंसेप्चुअली समझ में आएगा कि हमारी नेशनल इनकम भारत की कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, वो लेक्चर देखने के बाद आप टेस्ट लगाइएगा, आपको 100% है कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप 100% क्रैक कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस बार के एसएससी में भी इसी टॉपिक से। तो चलिए हम टेस्ट लगाते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मैंने आपको बताया था सीएसओ द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो सीएसओ द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी बार बार रिपीट हो रहा है, एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल घोट के पी जाइए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, बी आंसर है इसका, लगेगा आंसर बी सही। और दादा भाई नौरोजी ने उसी में बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस टाइम पर 1868 में 20 रुपए थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो कैसे दिया जाता है राष्ट्रीय आय? तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि टोटल अपनी जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को अगर जब हम पॉपुलेशन जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। तो देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, तो आप ऑप्शन लगेगा हमारा ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। निम्न में से प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसकी है? तो पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। फ्रेंड्स गोवा जो है वहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। आप इसको ऐसे देखिए कि वहां पर टूरिस्ट प्लेस है गोवा, वहां पर फॉरेनर बहुत आते हैं, वहां पर पैसा बहुत है, तो प्रति व्यक्ति आय वहां पर ज्यादा है। ऐसे देखिए आप इसको आप आसानी से याद रख लेंगे। निम्न में से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां पर है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है वो कहां पर है? बिहार में है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैंने आपको बताया था, दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था पहली बार प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम की गणना करी थी दादा भाई नौरोजी ने, और उस टाइम बताया था उन्होंने कि 20 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर लगेगा सी। तो इसको आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और अब जो आने वाले हैं क्वेश्चंस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? कोई देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है तो उसकी उपयुक्त माप क्या होगी? तो वो होता है जीडीपी। तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा इसका। जीडीपी बताता है किसी देश की बात करिए, पर्टिकुलर देश की एरिया की बात कर रही है, और हमने पढ़ा था कि सीमा के अंदर, तो सीमा के अंदर तो जीडीपी कैलकुलेट हो रही थी, तो जीडीपी लगेगा इसका आंसर ए, क्योंकि पर्टिकुलर देश की बात करिए। उस तरीके से देखेंगे इसको हम। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 8, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था किस तरीके से मूल्यह्रास अपने निकलता है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। जब हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करी थी, तब हमने जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था, और हमसे पूछा गया है कि डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास किसके बराबर होगा। तो जब हम डिप्रिसिएशन को इस साइड ले जाएंगे और एनएनपी को इस साइड लाएंगे, तब हमारा निकल जाएगा। तो क्या आएगा? जीएनपी में से जब हम एनएनपी को माइनस करेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं हम अब। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा था? जीएनपी में से एनएनपी को घटाया था, तो ऑप्शन है हमारा ए। तो आंसर लग जाएगा ए इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? तो हमने जब फाइनल राष्ट्रीय आय निकाली थी एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो उसमें से हमने क्या करा था? अप्रत्यक्ष कर
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे उसको हमने माइनस कर दिया था, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। ओके फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे और लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको हटा। देखिए अभी हमने डिस्कस करा अभी कि जब हम एनएनपी निकाल रहे थे तो जीएनपी जो हमने कैलकुलेट करी थी उसमें से मूल्यह्रास को हमने माइनस कर दिया था, तो आंसर होगा इसका ए, अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी नेशनल इनकम होती है उसमें से जो हम देश की जनसंख्या जो होती है कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है, मतलब किसी देश की आर्थिक जो विकास हो रहा है उसका सबसे अच्छा सूचकांक क्या होगा, उसकी प्रति व्यक्ति आय ही उसका देश का बताती है कि कितना देश अच्छा ग्रो कर रहा है, कितना ग्रोथ कितनी अच्छी है, तो प्रति व्यक्ति आय से हमको पता चलता है, तो प्रति व्यक्ति आय इसका आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी देश की एनएनपी होती है, एनएनपी कैलकुलेट कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था अभी वापस से कि जब भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं, डिप्रिशिएशन को, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। जब भी हम नेट कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस करते हैं, डिप्रिशिएशन को। मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता रखा है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा अच्छे से तो आप उसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जीएनपी में से हम डिप्रिशिएशन को माइनस करेंगे तो आंसर है इसका डी, मूल्यह्रास डिप्रिशिएशन को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो कृषि से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा से, बिजली गैस से। तो ध्यान रखिएगा सेवा से सबसे ज्यादा जीडीपी बड़ा पार्ट होता है, जहां से जीडीपी हमको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला दोस्तों कि जब भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को एट अ फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी होती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट ही हमारी क्या होती है, ऑप्शन बी होता है, वही हमारी है राष्ट्रीय आय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स आई होप आपने लेक्चर देखा होगा और टेस्ट लगाए होंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे इजीली। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस बार की जितनी भी एग्जाम आने वाली है, नेशनल इनकम का टॉपिक, इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।